हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। तो डेरिवेशन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले के डेरिवेशन में हमने आपको बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से तीव्रता तो आपने लिख लिया था, बट आज आपको देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वो तीव्रता कितनी आएगी। तो ये पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में आज हम डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण वाले लेकिन विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। यानी कोई भी ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश आप ले लें और वो दोनों आवेश हों कैसे, जैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हों, और वो आवेश कैसे हों, तो बिल्कुल बराबर परिमाण वाले लेकिन विपरीत प्रकृति वाले। जैसे आप देखिए कि अगर इस यहाँ पर इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हो और उससे बहुत अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर, ये दूरी लगभग माइक्रोन में और नैनोमीटर के रेंज का होता है, तो अगर इतनी कम दूरी पर उतने ही परिमाण का, अगर क्यू कूलाम का आवेश ये है तो क्यू कूलाम यहाँ पर भी हो लेकिन विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। तो इस तरह से बने हुए किसी भी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि NaCl हुआ, तो NaCl में Na+ और Cl- है ना, तो बराबर दोनों पे आवेश है लेकिन प्रकृति विपरीत है, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं, इस वजह से उसको आप वैद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इसके दो पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। बिंदु A पर -q आवेश रखा है, बिंदु B पर +q आवेश रखा है, बराबर परिमाण के और विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इसी वैद्युत द्विध्रुव की वजह से आपको तीव्रता पता करनी है। आपने पीछे पढ़ा था सिर्फ एक आवेश रहे तो उसकी वजह से तीव्रता का फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। लेकिन अगर एक आवेश की बजाय इस तरीके के दो आवेश हो, द्विध्रुव हो अगर, तो उस द्विध्रुव की वजह से तीव्रता कितनी आएगी, कैसे डिराइव करते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से जो तीव्रता होती है उसका दो केस आपको डिराइव करके हम बताएंगे, जिसमें से सबसे पहले तो आपको इस द्विध्रुव का ये जो अक्ष बन रहा है, इसके अक्ष के तहत, इसके अक्ष की दिशा में किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, और दूसरा इस द्विध्रुव के अक्ष के बिल्कुल लंबवत दिशा में कोई बिंदु लेंगे तो वहां पर तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो ये वाला केस है, इसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति, और इस वाले केस को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेरिवेशन का, उसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर पता करेंगे, तो अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन उसकी कौन सी स्थिति ले रहे हैं, तो अक्षीय स्थिति। नेक्स्ट डेरिवेशन में आपको निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन बता देंगे। ठीक, तो चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, +q आवेश है, -q आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच की कुछ दूरी है, और वो दूरी आप ले लीजिए कितना, 2l। मान लीजिए कि 2l लंबाई का कोई वैद्युत द्विध्रुव है, और इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु यहां पर ले लीजिए, मध्य बिंदु O, और इस मध्य बिंदु O से इस तरफ या फिर इस तरफ, आपकी मर्जी, इस मध्य बिंदु O से कुछ दूर इधर गए, और मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट P। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से, और मान लीजिए कि यहां से इस बिंदु P की जो दूरी है उसको आप ले लीजिए स्मॉल r। तो स्मॉल r दूरी आप ले सकते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, स्मॉल r दूरी है, ये स्मॉल r दूरी है। तो आपका टारगेट क्या है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे डेरिवेशन में, तो आप ये डायग्राम बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि +q और -q आवेश से मिलकर बना है और इसकी लंबाई 2l है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो गया। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा,
अगर देखिए आपको बिंदु P पर इस द्विध्रुव की वजह से तीव्रता पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अच्छा इस वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, तो 2 आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। आप जानते हैं किसी भी बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता का फार्मूला पिछले डेरिवेशन में आपको हमने बताया था कि E इक्वल टू होता है 1/4πε0 और Q/r²। किसी बिंदु आवेश Q की वजह से r दूरी पर तीव्रता का ये फार्मूला था। तो यहां पर भी तो दो बिंदु आवेश आपके पास हैं, एक +Q आवेश है और एक -Q आवेश है। तो बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी वो किसकी वजह से आएगी, तो +Q आवेश की वजह से भी कुछ तीव्रता आएगी और -Q आवेश की वजह से भी कुछ तीव्रता आएगी, और आपको उन दोनों तीव्रताओं का क्या निकालना होगा, परिणामी का मतलब कि रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसकी तीव्रता और इसकी तीव्रता दोनों की दिशा एक ही है या विपरीत है या फिर कुछ कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो हम वो आगे आपको प्रोसीजर में हम यहाँ पर समझाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बिंदु P पर तीव्रता पता करनी है। तो हम ये पहला वाला आवेश ले रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पर आपको बता दें, देखिए ये पूरी लंबाई अगर 2L है और ये जो बिंदु O है वो इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो अगर ये पूरा 2L है तो ये आधी लंबाई L होगी और ये आधी लंबाई भी L होगी। ठीक, अब आपको बिंदु P की दूरी पता करनी पड़ेगी, इस आवेश से कितनी दूरी पर है और इस आवेश से कितनी दूरी पर है, क्योंकि अगर आपको आवेश पता है तो दूरी का पता होना भी जरूरी है, तभी आप तीव्रता निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, +Q आवेश से इसकी दूरी निकालने के लिए इस पूरे R में से इस L को माइनस कर देंगे, तो ये जो दूरी आएगी वो आ जाएगी R - L। ये दूरी हो गई R - L। इसी तरीके से इस वाले आवेश से अगर दूरी निकालना है तो ये देखिए पूरा R है और ये इतना जो है वो L है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, R + L, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप लिखेंगे कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर ही पता करना है, बिंदु P पर तीव्रता। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता आ जाएगा, उस तीव्रता को हम E1 नाम दे रहे हैं, E1। तो E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो निर्वात या वायु में रखा हुआ है, तो K का मान हमने 1 कर दिया है, 1/4πε0। और जो आवेश है वो आवेश आप लिखेंगे Q, और अपान में जो यहाँ से दूरी रहती है उस दूरी का स्क्वायर है ना। बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता का जो फार्मूला है उसमें ये कांस्टेंट आता है और आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। तो +Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी, R - L। तो R - L का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से एक और चीज आप देखिए कि अगर आप -Q आवेश के कारण निकालेंगे तब -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता को इस बार नाम दे रहे हैं E2। तो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर से फार्मूला आप लिखेंगे 1/4πε0 और जो आवेश रहता है वो आवेश, अब देखिए यहाँ पर आवेश प्लस में था तो हमने प्लस में लिखा है, यहाँ पर आवेश माइनस में है तो क्या हमको माइनस में लिखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिए कि अगर प्लस आवेश था तो तीव्रता के फार्मूले में आपने प्लस लिखा है, तो क्या माइनस आवेश के केस में हमको माइनस लिखना चाहिए। ध्यान रखिए इस एक इंपॉर्टेंट बात को कि अगर किसी सदिश राशि की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई सदिश राशि की आप बात कर रहे हैं तो आवेश प्लस हो या आवेश माइनस हो, आपको लिखना हमेशा प्लस ही है, क्योंकि सदिश राशि में दिशा होती है और प्लस और माइनस की वजह से सिर्फ दिशा पर प्रभाव पड़ेगा, परिमाण पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिमाण पर तो आपको परिमाण ही रखना पड़ेगा, कितना मान है, कितना कूलाम है वो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप इन आवेशों की वजह से कोई अदिश राशि यहाँ पर निकाल रहे होते, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए विभव, तो वैद्युत विभव आप जानते हैं कि एक अदिश राशि होती है, तो +Q आवेश की वजह से विभव निकालते तो आवेश को प्लस में लिखते, और -Q आवेश की वजह से अगर विभव निकालते तो आवेश का मान -Q लिखते। अर्थात धन आवेश की वजह से जो विभव होता है वो धनात्मक होता है, ऋण आवेश की वजह से जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। लेकिन तीव्रता के केस में ऐसा नहीं है।
तीव्रता के केस में सिर्फ क्या होगा कि धन आवेश की वजह से जो तीव्रता आएगी उसकी कुछ दिशा होगी, ऋण आवेश की वजह से जो तीव्रता आएगी उसकी कुछ दिशा होगी, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी सदिश राशि को कैलकुलेट करते टाइम प्लस को भी प्लस लिखिए और माइनस को भी प्लस लिखिए, लेकिन आप दिशा का ध्यान रखिए क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा भी है। तो अभी हम लोग दिशा के बारे में बात करेंगे। 1/4πε0 और ये आवेश का परिमाण Q और बटे में ये जो दूरी है कितना r+l का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इन दोनों आवेशों की वजह से बिंदु P पर तीव्रता का मान निकाल लिया, लेकिन आपको पता है कि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसीलिए जब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की बात आएगी तो परिणामी तीव्रता अगर आप निकालेंगे बिंदु P पर, तो परिणामी तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 का मतलब सदिश योग करेंगे तब जाके परिणामी तीव्रता वहां पर आपको मिलेगी। और सदिश योग करने का मतलब आप जानते हैं, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 का मतलब है, इसको आप कह सकते हैं अंडर रूट में इसका परिमाण अगर आप, ये तो वेक्टर के फॉर्म में है ना, अगर इसका परिणामी का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का कोण है। और ये आपने क्लास 11th के वेक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ये कॉस थीटा में जो थीटा है वो 0 हो जाए तो ये पूरा हल करने के बाद आएगा E1 प्लस E2, और अगर ये थीटा का मान 180 हो जाए तो ये पूरा हल करने के बाद आएगा E1 माइनस E2। यानी कि ये परिणामी जो है वो E1 प्लस E2 टाइप का आता है, E1 माइनस E2 टाइप का आता है, डिपेंड करता है कि थीटा का मान 0 है कि 180। तो यहां पर आप केस देखिए कैसा केस है, ये जो तीव्रता का मान आया और ये जो तीव्रता का मान आया, इनकी दिशा को अगर हम पता करें तो आप जानते हैं तीव्रता की दिशा को पता करने का नियम, उस नियम को, उस कन्वेंशन को आप याद रखिए, वो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि तीव्रता को, ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा को ज्ञात करने का क्या नियम है। नियम यही है कि धन परीक्षण आवेश इमेजिन करिए, जहां पर भी आपको तीव्रता पता करनी है वहां पर धन परीक्षण आवेश इमेजिन करिए और देखिए कि उस धन परीक्षण आवेश पर बल किधर लग रहा है। धन परीक्षण आवेश पर अगर मान लीजिए इस दिशा में बल लग रहा है तो यही दिशा किसकी हो जाएगी, तीव्रता की, है ना। धन आवेश पर जिधर भी बल लगता है वही तीव्रता की दिशा होती है। मान लीजिए कि आपके पास किसी बिंदु पर धन आवेश की बजाय कोई ऋण आवेश है, वहां पर अगर तीव्रता पता करना हो तो क्या करेंगे, तो आप ये भी याद रखिए कि ऋण आवेश पर जो बल लगता है, ऋण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है तीव्रता की दिशा बिल्कुल उसके विपरीत होती है। ये कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा तीव्रता के लिए। तो धन आवेश का ही कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, ऋण आवेश के केस में रिजल्ट एकदम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप हमेशा बल की दिशा ज्ञात कर लीजिए, अगर ये धन आवेश पर लगने वाला बल आपने पता किया है तो वही तीव्रता की दिशा है, अगर आपने ऋण आवेश पर लगने वाला बल पता किया है तो तीव्रता उसके विपरीत होगी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, बिंदु P पर आपको तीव्रता पता करना है, तो बिंदु P पर तीव्रता को पता करने के लिए आप यहां पर क्या इमेजिन करेंगे, यहां पर इमेजिन करेंगे एक धन परीक्षण आवेश Q0, धन परीक्षण आवेश Q0। अब आप बताइए कि अगर इस आवेश की वजह से यहां पर बल आप देखेंगे तो दोनों जो आवेश हैं वो कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो दोनों अगर धनात्मक आवेश हैं तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इसका मतलब कि ये जो आवेश है, जो आपको पता था इस निकाय का जो आवेश है, वो इस धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और ये एक धन परीक्षण आवेश है, पॉइंट चार्ज होता है, बहुत छोटा सा। तो हम ये मान सकते हैं कि जब बल लगेगा तो ये गतिमान हो जाएगा, है ना। इसको हम गतिमान नहीं मानते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जबकि आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर बल लगाते हैं विपरीत दिशा में, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि ये थोड़ा स्टेबल है, ये यहाँ पर रुका हुआ है या इसका परिमाण ज्यादा है तो इसके अंदर एक्सीलरेशन कम क्रिएट होगा। ये आवेश जब ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो इस दिशा में जाएगा। इस दिशा का मतलब कौन सी दिशा, A से P की दिशा में। तो प्लस Q आवेश इस आवेश पर जो बल लगाएगा उसकी ये दिशा होगी A से P, और जो बल की दिशा होती है धन आवेश पर वही तीव्रता की दिशा है, यानी E1 की जो दिशा आएगी उसकी दिशा किधर है, A से P की ओर, A से P की ओर। इसी तरीके से आप दूसरा वाला पता करिए कि इसकी वजह से जो तीव्रता है उसकी दिशा क्या है। तो फिर से आप देखिए कि माइनस Q आवेश इस प्लस Q आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि ऋण आवेश है तो आकर्षित करेगा धन आवेश को।
अब आप देखेंगे कि धन आवेश पर इधर बल लग रहा है, और धन आवेश पर जिधर भी बल लगता है वही तीव्रता की दिशा होती है। तो इसकी वजह से जो इसके धन आवेश पर बल लग रहा था वो इधर था, तो ये तीव्रता की दिशा थी E1 की दिशा। लेकिन इसकी वजह से जो बल लग रहा है वो बल इधर लग रहा है। किसकी वजह से वो बल लग रहा है ये सोचकर दिमाग अपना खराब मत करिए कि धन आवेश की वजह से बल लग रहा था, ऋण आवेश की वजह से बल लग रहा है, तो उल्टा कर देंगे। नहीं, आपको ये देखना कि किसके ऊपर बल लग रहा है। तो धन आवेश के ऊपर आप देख रहे हैं, तो धन आवेश के ऊपर बल इसकी वजह से जो लगेगा इधर लगेगा, तो ये तीव्रता की दिशा। धन आवेश पर जो बल इसकी वजह से लगेगा वो इधर लगेगा, तो ये तीव्रता की दिशा। और इस दिशा को क्या बोलेंगे? P2A, इसको बोलेंगे P2A। ठीक है, अब आप देख लीजिए E1 की दिशा जो है वो A से P की ओर है, E2 की दिशा जो है वो P से A की ओर है। तो इसको हम यहाँ पर अगर डायग्राम में थोड़ा सा दिखाना अगर चाहे तो आप इस तरीके से दिखाएंगे कि ये वेक्टर E1 की दिशा है और इसके बिल्कुल विपरीत इधर वेक्टर E2 की दिशा। ठीक है, तो ऐसे में आप जानते हैं जब दो सदिश बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो जो परिणामी का परिमाण आता है वो यहाँ पर ये कितना आता है, हल करने के बाद थीटा का मान यहाँ पर 180 रखेंगे, तो ये पूरा हल करने के बाद क्या आ जाता है? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। तो आपको देखना पड़ेगा कि E1 का मान ज्यादा है कि E2 का मान। जो ज्यादा रहता है उसमें से कम वाले वेक्टर को, कम वाले मान को घटा देते हैं। तो आप देख लीजिए दोनों में सब कुछ एकदम सेम है। यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ पर r प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है, और ये डिस्टेंस कम होने की वजह से डिवाइड करने पर भागफल ज्यादा आएगा। ये डिस्टेंस ज्यादा होने पर ये डिवाइड करेंगे तो भागफल कम आएगा। यानी कुल मिला के आपको यहाँ से ये पता चल गया कि E1 का मान जो होगा वो E2 के मान से ज्यादा होगा। E1 का मान E2 के मान से ज्यादा होगा क्योंकि ये मान इस मान से कम है। तो ये अपान में जितना कम होगा भाग करने पर भागफल या रिजल्ट उतना ज्यादा आएगा, और ये जितना ज्यादा होगा भाग करने पर रिजल्ट उतना कम आएगा। इसका मतलब कि E1 का मान E2 से ज्यादा है, ये बात आप जान चुके हैं। तो E1 का मान अगर E2 से ज्यादा है तो जब परिणामी का परिमाण आप लिखेंगे यहाँ पर तो आप कैसे लिखेंगे? तो E1 माइनस E2 कर सकते हैं आप, E1 माइनस E2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं परिणामी का परिमाण E बराबर, यहाँ पर लिखेंगे E1 माइनस E2। और अब किसी के भी ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अभी ये वेक्टर के फॉर्म में दिखाने का तरीका है। जब आपको पता ही चल गया कि परिणामी का परिमाण जोड़ने से आएगा घटाने से आएगा, तो अब वेक्टर की कोई बात नहीं। ठीक, यानी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो इन दोनों तीव्रताओं को घटाने से आएगी। तो अब आपका इस डेरिवेशन में सिर्फ एक काम बच गया है कि आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो अब एक कैलकुलेशन का पार्ट पूरा बचा हुआ है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q, और अपान में r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q, और अपान में r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे? देखिए सब कुछ कॉमन हो जाएगा ये डिस्टेंस वाला टर्म छोड़ के, तो 1 यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ से आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जगह की थोड़ी कमी है तो आप लोग ऐसा करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद की चीज़ों को लिखने के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर आगे लिख दे रहे हैं, इनको हटा दे रहे हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर सॉल्व करके रिजल्ट तक पहुँचाना है। ठीक है, लास्ट में अभी हम आपको समराइज करके बता देंगे, डेरिवेशन पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जो रिजल्ट यहाँ पर आया है उसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आ रहा था E इक्वल टू, कॉमन हमने लिया था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ये हमने कॉमन लिया था, और ब्रैकेट में जो बचा था, ब्रैकेट में जो पार्ट बचा था वो था 1/r माइनस एल होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और अपान में दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा, ये भिन्नों का जोड़ घटाना आप पढ़ते हैं, तो ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता होगा। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल, और इन दोनों का क्या? होल स्क्वायर। या तो आप आप ऐसे देख लीजिए,
इन दोनों, इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट, इससे डिवाइड करेंगे ये पूरा कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इससे डिवाइड करिए ये कट जाएगा, अब जो बचा है इसको मल्टीप्लाई करिए r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट मिलेगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप फार्मूला जानते होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देना है, अगले ब्रैकेट में दोनों को घटा देना है। तो जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, r प्लस एल प्लस आर माइनस एल, और दूसरे वाले में घटा दीजिए तो r प्लस एल और माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस, तो माइनस r और प्लस l, और अपान में, इसके अपान में कितना, तो देखिए r माइनस एल का स्क्वायर है, r प्लस एल का स्क्वायर है। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल करें और इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में होल स्क्वायर दिखाएं। यानी इस चीज को लिखने का एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि r माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इनका होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये होल स्क्वायर का मतलब इसका भी है और इसका भी, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हल करिए, ये वाले टर्म को देखिए तो l से l कट जाएगा, यहाँ r से r कट जाएगा, तो आ गया q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r प्लस r क्या बनेगा 2r और l प्लस l क्या बनेगा 2l और अपान में a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन इसका आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर इस तरीके से। ठीक, चलिए इन चीज़ों को भी हम मिटा सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो अब आगे क्या कैलकुलेशन करते हैं, यानी आपको क्या करना था, शुरुआत में इस डायग्राम से चीज़ों को एनालाइज कर लेना था कि कैसे जोड़ के रिजल्ट आएगा कि घटा के आएगा। अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, और ये कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो आप देखिए इसका ये बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि नेक्स्ट जो आपका डेरिवेशन का टॉपिक होगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, उसमें भी शुरुआत में जब वेक्टर वगैरह सब कुछ डिसाइड हो जाएगा और जब कैलकुलेशन में आप आएंगे तो इसी टाइप का कैलकुलेशन आपको भी उसमें भी आगे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हम टाइम देते हैं और अगले डेरिवेशन में टाइम को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये आ गया आपका q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको देखिए 2 और ये जो 2 सॉरी एक सेकेंड यहाँ पर कुछ, हाँ ठीक है, तो 2r इंटू 2l है ना, इस q को, इस वाले q को हम 2l के साथ में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं और ये q को इस 2l के साथ में, तो 2r ये वाला 2r और q को जब इसके 2l के साथ में रखेंगे तो q इंटू 2l और अपान में आएगा क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि हमने आपको परिभाषा में बताया था वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश अल्प दूरी पर बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी 2l का मान है, इसकी जो लंबाई है द्विध्रुव की वो बहुत कम है, और उस लंबाई की तुलना में ये जो r आपने लिया है, r दूरी जहां पर आप तीव्रता पता कर रहे थे, ये r की तुलना में ये जो 2l है वो बहुत ही कम है। इतना कम है कि आप देखिए अगर r जो है वो l से बहुत कम है तो जब स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर होने के बाद ये l स्क्वायर से और ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। अगर जो r है वो l से बहुत कम है तो इनका जो रेशियो आएगा, इन दोनों का रेशियो वो 1 से कम आएगा, और 1 से कम किसी भी क्वांटिटी का जब स्क्वायर करते हैं तो घटता जाता है। ठीक है, तो यानी r अगर l से बहुत कम है तो r का स्क्वायर l स्क्वायर से और ज़्यादा भी कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि r स्क्वायर में इस l स्क्वायर को आप चाहे जोड़िए आप चाहे घटाइए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट पर। इसी वजह से सुविधा की दृष्टि से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह पर हम लगभग क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर, है ना। यानी इस l स्क्वायर का महत्व तो हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये l का स्क्वायर जो है वो r के स्क्वायर की तुलना में बहुत ही छोटा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे, ये कारण देने के बाद, ये कारण बताने के बाद जैसे आप इसको छोड़ देंगे, अब रिजल्ट देखिए आ जाएगा
आर स्क्वायर, और ये तो हट गया, तो जब ये नहीं है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर का पावर बनेगा 4, और आर का पावर जो 4 है उसमें से एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आर बचेगा, या नीचे अपान में आर का पावर 3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए Q इंटू 2L क्या है, तो ये भी एक खास चीज है। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो P बराबर होता है Q इंटू में 2L। ये आपको याद रखना चाहिए, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, जो कैसे निकाला जाता है, तो उन आवेशों में से कोई भी एक आवेश का परिमाण गुणे उन आवेशों के बीच की दूरी। तो P बराबर Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ऐसे होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम P लिख देंगे, और ये कट गया इस R से, तो अब इसके बाद जो बचा वो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से बचा 2, और यहाँ से ये बन गया P, और ये अपान में क्या हो गया RQ। ठीक है, तो ये किसका रिजल्ट हो गया, E का रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार आपको एक रिजल्ट मिल गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी दिशा किधर होगी, मान लीजिए अगर इसकी दिशा आपको बतानी हो, इस तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो आप देख लीजिए E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, और आपने ये भी पता कर लिया था कि E1 का मान जो है वो ज़्यादा है E2 से। तो अगर E1 का मान ज़्यादा है E2 से, तो जब परिणामी आप निकालेंगे तो उसकी दिशा किधर होगी, तो ज़्यादा वाला जो परिणामी जो मतलब ज़्यादा वाला वेक्टर होता है, परिणामी भी उसी दिशा में आएगा। और कैसे आएगा, इसके परिमाण में से इसके परिमाण को घटाने पर, लेकिन दिशा यही वाली होगी, ये वाली ज़्यादा वाली की दिशा। तो ये दिशा को अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं A to P। ये जो परिणामी तीव्रता की दिशा आई उसको आप A to P बोल सकते हैं। और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर इसको ऐसे वेक्टर लगाएंगे, और जब आप वेक्टर लगाएंगे तो इधर भी वो वेक्टर होना चाहिए कोई, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा R कैप, जहाँ पर R कैप क्या है, पहली बात तो आप देखिए R कैप लगा हुआ है, इसका मतलब एकांक सदिश। एकांक नहीं लेंगे तो फिर वो कोई और सदिश लेंगे तो उसका कुछ परिमाण होगा, और वो परिमाण इसमें गुणा होकर बेकार हो जाएगा, मतलब इसका पूरा परिमाण ही बदल देगा। तो आपको एक एकांक सदिश लिखना है, और R कैप की जो दिशा है वो किधर है, ये जो R है ना इसी की दिशा में, ये यानी कि A से P की दिशा में ये कोई एकांक सदिश है। तो आप वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का डेरिवेशन कर देते हैं। मैं फिर से समराइज कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में ये बना रहे कि करना क्या है ओवरऑल। देखिए, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है जिसमें आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का ये पूरा सिस्टम फिर आपको पता चल गया प्लस Q आवेश है, माइनस Q आवेश है, और उनके बीच की दूरी 2L है। फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि चूंकि इस वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है, अतः बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो इन दोनों आवेशों की वजह से जो तीव्रता आएगी उसके परिणामी तीव्रता के बराबर होगी। तो आप इसके बाद निकालेंगे प्लस Q आवेश से बिंदु P पर तीव्रता, तो उसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और बटे में दूरी का स्क्वायर। तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो r माइनस एल है, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे माइनस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर तीव्रता उसी तरीके से, और उसके बाद आप देखेंगे तीव्रताओं की दिशा क्या है। तो दिशा ज्ञात करने का कन्वेंशन हमने आपको बता दिया है कि धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है वो तीव्रता की दिशा है, और ऋण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसके विपरीत तीव्रता की दिशा है। तो धन आवेश यहाँ पर आपने इमेजिन कर लिया था एक परीक्षण आवेश, तो इसकी वजह से जो बल लग रहा था वो इधर लग रहा था, तो ये तीव्रता की दिशा हो गई E1। फिर आपने क्या किया, इस आवेश की वजह से इस पर लगने वाला बल देखा, उसकी दिशा इधर थी, तो ये धन आवेश पर अब इधर बल लग रहा है, तो ये हो जाएगी तीव्रता की दिशा। तो दो तीव्रताएं आपको मिल गई E1 और E2 विपरीत दिशा में, तो परिणामी उनको घटा के आपको प्राप्त हो जाएगा। और किसमें से किसको घटाएंगे, तो ज्यादा वाले सदिश में से कम वाले को, तो E1 में से E2 आपको माइनस करना है। तो E1 और E2 का जो भी मान आपने फार्मूला अभी लिखा था उसी को आपस में माइनस करेंगे, और हल करते करते यहाँ पर कॉमन लेने के बाद और इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक कंडीशन यूज करेंगे ये कि R अगर L से कम है तो R स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर से और ज्यादा कम होगा। इस वजह से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम R स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं, और Q इंटू 2L की जगह पर हम P लिख देंगे जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
इसको पूरा रख देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा E = 1/4πε0 2p/r³। और इस परिणामी तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो जो ज्यादा वाली तीव्रता थी उसी की दिशा में। ठीक है, तो